इंफॉर्मेशन स्टेज जो है, वो फर्स्ट स्टेज जो है इनपुट स्टेज है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन की स्टेज है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन में हमने दो मैट्रिक्स पढ़े थे, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन और इंटरनल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो हमने पढ़े थे। वो दो मैट्रिक्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर स्ट्रेटजी मेकिंग। ये हम लोग पहले इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज थी वो मैचिंग स्टेज थी। मैचिंग स्टेज में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंटरनल फैक्टर्स के साथ मैच करते हुए स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं, और उसके लिए डिफरेंट मैट्रिक्सेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। ये सारे मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। शॉर्ट मैट्रिक्स पढ़ा, स्पेस, बीसीजी, आईई मैट्रिक्स और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। और ये सारे, इन सारे मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, हम एक एक्सिस पे इंटरनल फैक्टर्स को ले लेते हैं, दूसरे एक्सिस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स को ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज। एक्सिस को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हर क्वाड्रेंट जिसमें आपकी कंपनी लाई कर रही हो उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो ये सारे हम डिटेल से कर चुके हुए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसकी लास्ट स्टेज है, जो कि है डिसीजन स्टेज। डिसीजन स्टेज में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है जिसको हम क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स कहते हैं। अब पिछले यहाँ इस स्टेज पर से तक पहुंचने से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल इवेल्युएशन मैट्रिक्स बने हुए हैं, और उसके अलावा मैचिंग स्टेज से जितनी स्ट्रेटजीज, जितनी पॉसिबल स्ट्रेटजीज हम बना सकते थे वो हमने बना लिए। तो इस स्टेज पे एक साइड पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है सारी, और दूसरी साइड पे जो पॉसिबल स्ट्रेटजीज हमने बनाई हैं वो मौजूद है। तो ये डिसीजन स्टेज है। अब हमने उन पॉसिबल स्ट्रेटजीज में से किसी एक बेस्ट स्ट्रेटजी को चूज करना है कि अच्छा ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी है, हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक कंपनी में एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई की जा सकती है। जितनी मल्टीपल स्ट्रेटजीज जनरेट होती हैं obviously वो सारी अप्लाई नहीं की जा सकती। So this is the stage in which involves quantitative strategic planning metrics. ये क्या करती है स्टेज, दिस स्टेज रिवील्स द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। हर जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हमने डिजाइन की है उसकी रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस को हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो हमें उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव लगे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं उस पर जाते हैं। ये इस मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। मैं इसको एक्सेल में कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ। इसमें एक साइड पे की फैक्टर्स में हम की एक्सटर्नल फैक्टर्स और की इंटरनल फैक्टर्स लिखते हैं। ये आप लोगों को पावर पॉइंट की स्लाइड नजर आ रही होगी। इस साइड पे हमने एक कॉलम में सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर लिया है। उसके सामने वाले कॉलम्स में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। एक जगह पे हमने स्ट्रेटजीज लिखी हुई हैं, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3। ये वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं जो हमने पीछे वाले स्टेप्स में फॉर्मुलेट की हैं या बनाई हैं। ये वो सारी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं। और ये वेट जो है, इस वेट के नीचे जो हमारा ई एफ मैट्रिक्स था या आई एफ मैट्रिक्स था, उस में जो वेट था वो यहाँ पे लिखा हुआ। मैं एक दफा आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं एक इंटरनल इवेल्युएशन का मैट्रिक्स आपको दिखा दूं या एक्सटर्नल इवेल्युएशन का मैट्रिक्स आपको दिखा दूं, दोबारा स्क्रीन शेयर करके ही मैं बुक का पेज ओपन कर रही हूँ। ये है हमारा एक एक्सटर्नल इवेल्युएशन मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या आप लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था, इसमें से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी। मैं इसमें सिर्फ ये आपको वेट वाला कॉलम दिखा रही हूँ। ये वो वेट वाला कॉलम है जो आपको इन स्लाइड में मैं दिखा रही थी कि ये वेट इन फैक्टर्स का वेट है जो हम एक्सटर्नल इवेल्युएशन में या इंटरनल इवेल्युएशन में उसको वेट असाइन करते हैं। तो इस वेट को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वेट ना समझ आए कि वेट कहाँ से आया है तो आप मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन ये हम लोग कर चुके हुए हैं। इंटरनल इवेल्युएशन मैट्रिक्स भी किया था, एक्सटर्नल इवेल्युएशन मैट्रिक्स भी किया था,
ये एक एक्सटर्नल इवेल्युएशन मैट्रिक्स है और ये इसका वेट है। तो यही वेट आगे हमने यूज करना है क्यूएसएम मैट्रिक्स में भी। मैं एक एक्सेल की शीट ओपन करी हूँ। ये एक्सेल की शीट है, इसमें मैं आपको समझाने के लिए बनाने की कोशिश करी थी कि हम एक खुद बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे की फैक्टर्स हैं, मैंने अभी आपको स्लाइड पे दिखाए। अब की फैक्टर्स में पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स लिखेंगे। की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही है? यस मैम। और उसके बाद जी मैम। नीचे हम की इंटरनल फैक्टर्स लिखेंगे। ये दोनों फैक्टर्स हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हुए हैं, लिहाजा मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। की एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई सपोज एक दो फैक्टर्स बता दें, मैं लिख देती हूँ समझाने के लिए। या इस मैट्रिक्स में सपोज मार्केट शेयर एक एक्सटर्नल फैक्टर है, मार्केट शेयर, इंडस्ट्री ग्रोथ, या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर हो, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑयल, इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, या फिर इंक्रीज इन लैंड प्राइस। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ऐसे ही रैंडम मैंने कहीं से भी उठा लिए। ये कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इसी तरह मैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी लिख देती हूँ। इंटरनल फैक्टर्स में यूँ कह लें कि हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, फाइनेंशियल गुड फाइनेंशियल कंडीशन, गुड फाइनेंशियल कंडीशन। और इसके अलावा कोई और इंटरनल फैक्टर आप लोग बता दें। फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की अच्छी है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज जो हैं वो स्किल्ड हैं, और कोई और इंटरनल फैक्टर बता दें। इंटरनल फैक्टर वाला चैप्टर किसने किया था? सादिया ने। सादिया कुछ और एक इंटरनल फैक्टर्स बताएं। मेरी आवाज आ रही है सर को? मैम आ रही है मैम। इन्वेंट्री का टर्न वो मैंने ओवरऑल गुड फाइनेंशियल कंडीशन में लिख दिए। और कोई नहीं? जी। लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी, ये तो सारी फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाते हैं ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी है हमारी। जी। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स को हम वेट असाइन करते हैं। ये वेट असाइन करना हमने पीछे वाले मैट्रिक्स में सीखा था। किस बेस पे वेट असाइन करते हैं? उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस पे। और रिलेटिव इंपॉर्टेंस मींस ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी कंपनी को कितना इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट शेयर का हमारी कंपनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, मैं इसको ऐसे ही 6 नंबर दे देती हूँ। और सेकेंडली ये कि ये हमें इसको कंसीडर, या ये हमसे रेलिवेंट है या नहीं, या ये हमारे लिए अट्रैक्टिव है या नहीं। कोई सी दो बेसिस होती हैं जिसकी बेस पे हम इस वेट को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस, कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इन द सेंस, क्या मैं कहना चाह रही हूँ, ये आप लोगों ने एक्सप्लेन किया था, बताए ना सादिया? सादिया एक्सप्लेन करेगी। मैम एक्सटर्नल नहीं,
ये दोनों मैट्रिक्स आप लोगों ने एक्सप्लेन किए थे, उसमें ये वेट कैलकुलेट कैसे हुआ था वो बताना है आपने। मैम उस दिन मैट्रिक्स बस ऐसे ही दिखाया था। हाँ, पर ये कैलकुलेट कैसे हुआ था? मैम हमने इसकी कैलकुलेशंस तो नहीं की थी मैम। ये जो इसका वेट हम ऐसे असाइन करते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितना मतलब किस डिग्री तक इफेक्ट करते हैं और कौन सा फैक्टर ज्यादा कर रहा है और कौन सा कम कर रहा है, तो उसके वही ना, हिसाब से नंबर असाइन कर दिया मैम ने, 6 तक असाइन कर दिया, उसका वेट किस तरह से हमने कैलकुलेट करना, मैम ये पूछ रही हूँ। रेंज तो मैम ने दे दिया उसको। जी, बेसिकली जो वेट है ना वो इम्पोर्टेंस की बेस पे है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और जो रेटिंग है वो ये है कि ये अगर सपोज 10 फैक्टर्स हमने लिस्ट डाउन किए हैं तो ये रेलेवेंट है या नहीं है। खैर बहरहाल ये आप लोग इसको देख लीजिएगा कि ये वेट हमने किस बेस पे असाइन किया है। हम इनको इन फैक्टर्स का जो वेट होता है वो मोस्टली पॉइंट्स में होता है, वो हम लिख देंगे। ऐसे ही मैं रैंडम कोई वेट असाइन करके लिख रही हूँ फिलहाल, क्योंकि हमने इसमें कैलकुलेशंस करनी है। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही एक्सेल वाली मेरा ख्याल है। ओहो, ये एक्सेल वाली स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं इसमें ऐसे रैंडम वेट्स डाल रही हूँ क्योंकि हमने आगे फर्दर कैलकुलेशंस करनी है। तो उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग फिर स्टॉप हो गई है, तो ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ओके, और स्किल्ड एम्प्लॉयज यहाँ पे भी मैं ऐसे रैंडम नंबर असाइन कर रही हूँ। ये इनको हमने वेट असाइन कर दिया। अब यहाँ तक अभी हमने सिर्फ ये किया है कि की फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया है और उनके सामने उनका वेट लिखा है। ये वेट जो है वो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से उठा के एज इट इज इधर लिख दिया है। उसके बाद ये मैंने ऊपर दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, बाय न्यू लैंड या फिर बिल्ड लार्जर स्टोर्स। ये दो स्ट्रेटजीज बनाई हैं। सपोज दिस इज स्ट्रेटजी 1, ये कंपनी ने स्ट्रेटजीज बनाई है, उनको पता लग गया है कंपनी को कि हमें मजीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अब मजीद एक्सपेंड करने के लिए उनके पास दो स्ट्रेटजीज या दो मेथड्स थे। एक मेथड तो ये था कि हम न्यू लैंड परचेज कर लें, और दूसरा मेथड ये था कि हम लार्जर स्टोर्स बिल्ड करें, मतलब जो स्टोर हमारा ऑलरेडी है उसी को हम बड़ा कर लें। तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं और हमने ये चूज करना है कि हम इन दोनों में से कौन सा तरीका आजमाएं, या कौन सा बेस्ट मेथड है, ये कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है। या जो कंपनी पहले वाली बिजनेस या जो उसका स्टोर है उसी को एक्सपेंड करें, उसी को लार्ज करें, या फिर उस पर पैसा खर्च करने की बजाय नई लैंड खरीदें और उस पर न्यू बड़े स्टोर्स बनाएं। इन दोनों में से कंपनी ने चूज करना है कि बेस्ट मेथड या बेस्ट चॉइस कौन सी है। तो उसके लिए पहले उसने अपने सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया, लिस्ट डाउन करके उसके बाद उनको वेट असाइन कर लिया। ये वेट जो है ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से आया है। उसके बाद ये जो है ये है एवरेज स्कोर। अब ये एवरेज स्कोर का क्या मतलब है या ये कहाँ से आएगा, ये इस तरह कैलकुलेट होता है कि सपोज मार्केट शेयर, अगर हम ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं तो इसका हमारी इस मार्केट शेयर पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, या उसकी वजह से हमारी मार्केट शेयर कितना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर तो न्यू लैंड या न्यू स्टोर के बनाने से हमारी मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको नंबर असाइन करते हैं 4 का। ये बेसिकली एवरेज स्कोर की जो रेंज है वो होती है 1 to 4। 1 इज लीस्ट इम्पोर्टेंट या लीस्ट अट्रैक्टिव एंड 4 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट अट्रैक्टिव। 4 नंबर असाइन करने का मतलब ये है कि न्यू लैंड परचेज करने का हमारे मार्केट शेयर पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या इसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
इसी तरह सपोज इंडस्ट्री ग्रोथ, अब ये देखें इंडस्ट्री ग्रोथ का न्यू लैंड के खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडस्ट्री ग्रोथ तो हो रही है तो वो होनी है, तो हम उसको नंबर असाइन कर देते हैं 1 का। फिर इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, सपोज इसका भी न्यू लैंड के साथ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, शायद अगर कहीं बने तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बन सकता है, तो मैं उसको नंबर असाइन कर रही हूँ 2 का। इंक्रीज इन लैंड प्राइस, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हमने न्यू लैंड खरीदनी है और ओवरऑल लैंड की प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इसके साथ ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हम इसको असाइन कर देते हैं नंबर 4। तो बेसिकली ये वाला जो एवरेज स्कोर है, दिस इज द अट्रैक्टिवनेस या इम्पोर्टेंस ऑफ दीज की फैक्टर्स विच कैन इम्पैक्ट या विच कैन चेंज ड्यू टू दिस स्ट्रेटजी, जिसको जो हमारे पास ऑप्शन है पहली कि हमने न्यू लैंड परचेज करनी। तो नेक्स्ट जो कॉलम है, इसी तरह हम इंटरनल फैक्टर्स को भी वैल्यूज दे देते हैं, मैं यहाँ ऐसी रैंडम वैल्यूज डाल रही हूँ, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं, हर कंपनी ने अपना ही वैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाना होता है, तो उसने वेट भी खुद असाइन करने होते हैं और उसका एवरेज स्कोर भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, या जो मैनेजर इवन बना रहा होता है उसकी परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो क्या समझता है कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए या नहीं है। तो जब ये बन जाता है तो नेक्स्ट जो कॉलम है, दिस इज टोटल, उड़ते तुम लोग शुरू हो गए हो है? टोटल एवरेज स्कोर। Sons of my profile. ओके, तो जो ये नेक्स्ट वाला कॉलम है ये है टोटल एवरेज स्कोर। अब टोटल हमने कैसे निकालना है, टोटल निकालने के लिए इन दोनों कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल स्कोर निकल आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये यहाँ से टोटल स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह हम इन एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे और इंटरनल फैक्टर्स का भी स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये समझ आ गया कि टोटल एवरेज स्कोर कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो ये तो था फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए या पहला अल्टरनेटिव जो कंपनी ने डिसाइड किया या सोचा कि ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। इसी तरह आप स्ट्रेटजी 2 के लिए भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब वेट तो ये यही रहेगा, वेट चेंज नहीं होना, ये एवरेज स्कोर और टोटल एवरेज स्कोर जो है ये चेंज होने, तो इसको एवरेज स्कोर आप दोबारा असाइन करेंगे रिलेटेड टू बिल्ड लार्जर स्टोर। अब ये क्यों चेंज होंगे, सपोज इन फैक्ट ये चेंज हो सकते हैं, हो सकता है इस स्ट्रेटजी को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करें, इस स्ट्रेटजी को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करें। एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज इंक्रीज इन लैंड प्राइस। अब जब हम कोई लैंड दोबारा खरीद ही नहीं रहे, हम पहले वाली स्टोर को ही जरा ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये कम रेलिवेंट है एज कंपेयर टू जहां हमने इसको पहले 4 दिया था, अब हम उसको 1 दे रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अभी तो मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट करने के लिए दिखा रही हूँ। इसी तरह इसको भी हमने वैल्यूज असाइन कर ली, 5 तक तो जाता नहीं है, 4 तक ही होता है, 2। उसके बाद हम इसका टोटल एवरेज स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ये इसका एएस का कॉलम है, दिस इज टोटल एवरेज स्कोर कॉलम। अब टोटल एवरेज स्कोर निकालने के लिए वेट यही वाला रहेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस एवरेज स्कोर, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा इसके लिए। और यहाँ से ना समझ आए आप लोग मुझे रोक के पूछ सकते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा। जब टोटल एवरेज स्कोर निकल आता है दोनों कॉलम्स का, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको सम करना। अब हमने इसका सम निकालना है और इसका भी सम निकालना है, उसको हम कहते हैं STAS, सम ऑफ टोटल अट्रैक्टिव स्कोर। सॉरी, ये AS इज अट्रैक्टिव स्कोर, TAS इज टोटल अट्रैक्टिव स्कोर और STAS इज सम ऑफ टोटल अट्रैक्टिव स्कोर। नीचे लिख भी देती हूँ, AS इज
attractive score. TAS is total attractive score. और STAS is sum total attractive score. तो अब हमने सम करना है इन सारी वैल्यूज का, तो इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी का सम जो है वो 15 है, और लेट्स सी इस स्ट्रेटजी का सम कितना आता है। इसका 13 है। तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है वो वाली स्ट्रेटजी जो है कंपनी सिलेक्ट कर लेती है। तो अगर इसकी इस वाली वैल्यू की, जो इस वाली स्ट्रेटजी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आई है इन QSM क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, तो जिसकी ये वाली वैल्यू ज्यादा आ जाए STAS, वो वाली स्ट्रेटजी कंपनी सिलेक्ट कर लेती है कि दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, या हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो समझ आ गया? ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक दफा दोबारा क्विकली बता देती हूँ। एक साइड पे हमने सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किए, दूसरी साइड पे हमने स्ट्रेटजीज के जो अल्टरनेटिव डिवाइस किए थे, या हमारे ख्याल में जो अल्टरनेटिव बेस्ट थे वो लिख लिए। उसके बाद इनका वेट फैक्टर्स का, ये तो इवेल्युएशन मैट्रिक्स से आया। उसके बाद हमने इनको अट्रैक्टिव स्कोर खुद असाइन किया कि अगर हम ये वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं तो हमारे मार्केट शेयर के लिहाज से कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव स्ट्रेटेजी होगी। इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने से हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा या नहीं होगा। इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने से हमारे इंडस्ट्री ग्रोथ ज्यादा होगी या नहीं होगी। तो ये रेंज 1 to 4 है, इस बेस पे हम इसको रेंज असाइन कर देते हैं या वैल्यू असाइन कर देते हैं। फिर हम टोटल एवरेज अट्रैक्टिव स्कोर निकालते हैं, तो उसमें इन दोनों पहले वाले कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली फिर जो सेकंड अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए भी हम अट्रैक्टिव स्कोर और टोटल अट्रैक्टिव स्कोर उसको असाइन करते हैं, उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये सारा हमारे पास निकल आता है तो एंड पे हम सम कर लेते हैं हर कॉलम का। हर कॉलम मींस ये स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है दो स्ट्रेटजी ऑप्शंस आई हो हमारे पास, कोई हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन भी हो सकती है कि एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी कोई हो सकती है। तो जितनी भी स्ट्रेटजीज हो हम हर एक स्ट्रेटजी को लिए यही सारा काम करते हैं, और उसके बाद हर एक के लिए सम निकालते हैं, और फिर जिसमें हाईएस्ट सम होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो था QSM मैट्रिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो अब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।